जो कक्षा 12 भूगोल विषय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है परिवहन तथा संचार। बच्चों, इससे पहले की क्लास में हमने देखा था सड़क परिवहन क्या होता है, रेल परिवहन के अंतर्गत कौन कौन से परिवहन शामिल किए जाते हैं और उनसे कौन कौन से लाभ होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों जल परिवहन। जल परिवहन कैसा होता है, उसके द्वारा क्या लाभ है, उसकी क्या हानियां हैं और भारत में जल परिवहन कहाँ कहाँ पर और किस प्रकार से होता है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं जल परिवहन। तो बच्चों जल परिवहन की विशेषता क्या है। सबसे पहले विशेषता मैं बता देता हूं आपको कि जल परिवहन एक तो बच्चों सबसे सस्ता साधन होता है। सबसे सस्ता जो परिवहन होता है, जितने भी परिवहन के जो साधन है उसमें सबसे सस्ता जो परिवहन का साधन है वो कौन सा है बच्चों, जल परिवहन है। वो कैसे बच्चों, जैसे कि मैंने बताया सड़क परिवहन, रेल परिवहन या फिर हम आगे देखेंगे वायु परिवहन, ठीक है, या पाइपलाइन परिवहन। अब इन विभिन्न प्रकार के परिवहनों को जो रास्ते हैं या उनके जो साधन हैं, ठीक है, उनको निर्माण के लिए, उनके रखरखाव के लिए, उन पर चलने वाले जो साधन हैं उनके लिए जो खर्चा है, जो व्यय है, जो ऊर्जा है वो सर्वाधिक लगती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बच्चों जल परिवहन में वो कैसी लगती है, न्यूनतम लगती है। इसका मैं उदाहरण द्वारा बताऊं बच्चों कि सड़क परिवहन में, जहां सड़क परिवहन में बात करूं तो सड़क बनाने के लिए भारी मात्रा में व्यय करना पड़ता है, पैसे लगाए जाते हैं, ऊर्जा लगाई जाती है, ठीक है बच्चों। वहीं रेल परिवहन के अंतर्गत हमें रेल की पटरियां लगाई जाती है, ठीक है, ज़मीन एक्वायर करनी पड़ती है, बड़े बड़े स्टेशंस बनाने पड़ते हैं और उस पर रेलगाड़ियां चलाई जाती है और उस पर परिचालन का खर्चा भी अलग से आता है। उसी प्रकार से बच्चों वायु परिवहन में, वायु परिवहन की मैं बात करूं तो बड़े बड़े हवाई अड्डे बनाए जाते हैं, बड़े बड़े वायुयान चलाए जाते हैं, उस पर भारी खर्चा किया जाता है बच्चों। इसके अलावा उसके परिचालन में भी भारी खर्चा किया जाता है और उसी प्रकार से पाइपलाइन परिवहन में भी भारी खर्चा होता है। वहीं बच्चों जल परिवहन की यदि मैं बात करूं तो जल परिवहन में हमें क्या करना होगा, किसी भी प्रकार का जो सड़क है, रेल पटरियां है या हवाई अड्डे हैं, इस प्रकार की कोई चीज़ हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। नदियां हैं या फिर नहरें हैं। आंतरिक जल परिवहन की मैं बात करूं तो आंतरिक जल परिवहन में नदियां या नहरों के द्वारा हम परिवहन कर सकते हैं। और यदि मैं अंतर्राष्ट्रीय या महासागरीय परिवहन की बात करूं जल परिवहन के अंतर्गत बच्चों, तो वो महासागर और सागरों के द्वारा परिवहन किया जाता है। तो यहाँ पर पथ के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये जल परिवहन सबसे सस्ता है। इस परिवहन में मार्ग निर्माण और रखरखाव की समस्या नहीं है। भारी भरकम सामानों को सुरक्षित परिवहन भी आसानी से हो जाता है। इसके अलावा बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक देश से दूसरे देश में भारी भरकम जो सामान है उनको भी आसानी से हम परिवहित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रेल मार्गों के विकास के कारण जो आंतरिक जल परिवहन कम होने लगा। जब जैसे जैसे बच्चों रेल मार्गों का विकास होने लगा भारत में, वैसे वैसे जो आंतरिक जल परिवहन था वो कम होने लगा। साथ ही बच्चों नदियों में, नहरों में पानी की भी समस्या आने लग गई। इस वजह से आंतरिक जल परिवहन पहले की अपेक्षा अब कम होने लग गया था, किंतु इसके विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। भारत व्यापारिक जहाजरानी बेड़ी की दृष्टि से विश्व में 16वां स्थान रखता है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमने यह देखा। इसके बाद है भारत के जल मार्ग को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। भारत का जो जल मार्ग है बच्चों उसको दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, आंतरिक जल परिवहन और महासागरीय जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन के अंतर्गत हम देश के अंदर बच्चों, देश के अंदर आंतरिक हिस्सों में हम परिवहन करते हैं। इसमें क्या क्या, एक तो नदी और एक नहर। बच्चों इसमें नदी और नहर की इंपॉर्टेंस होती है। वहीं दूसरी ओर महासागरीय जल परिवहन के अंदर मैं बात करूं तो बड़े बड़े सागर और महासागरों में एक देश से दूसरे देश अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में या फिर भारत के ही एक तट से दूसरी ओर कहीं ले जाने के लिए भी हम महासागरीय जल परिवहन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद है बच्चों आंतरिक जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन में हम क्या देखेंगे, राष्ट्रीय जल मार्ग, आंतरिक जल परिवहन के विकास में बाधाएं और आंतरिक जल परिवहन के लाभ कौन कौन से होंगे। तो बच्चों आंतरिक जल परिवहन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यह है कि राष्ट्रीय जल मार्ग भारत में बनाए गए हैं।
भविष्य में भी इस पर काम चल रहा है। और हम देखेंगे बच्चों इसमें कि किस प्रकार से आंतरिक जल मार्ग के अंतर्गत, आंतरिक जल परिवहन के अंतर्गत राष्ट्रीय जल मार्गों का जो निर्माण कर रहे हैं, उसके तहत भारत किस प्रकार से अपने आंतरिक परिवहन को सुदृढ़ बनाए रख रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं आंतरिक जल परिवहन। अब आंतरिक जल परिवहन की मैं बात करूं तो अंतर्देशीय जहाजरानी के 14,500 किलोमीटर का जलमार्ग है भारत में बच्चों। 14,500 किलोमीटर का जलमार्ग है, जिसमें नदियां एवं नहरों का योगदान सर्वाधिक है। तो हमारे यहां पर जो अंतर्देशीय जलमार्ग कितना है, 14,500 किलोमीटर। इनमें बड़ी नदियों के लिए 3700 किलोमीटर लंबे मार्ग यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा नौगम्य है। इनमें से भी 2000 किलोमीटर लंबे जलमार्गों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो 14,500 किलोमीटर में से बच्चों 3700 किलोमीटर लंबे मार्ग पर ही नौकाओं के द्वारा नौगम्य है। 14,500 में से 3700 किलोमीटर ही हमारा क्या है, नौगम्य स्थिति में है, वहां पर हम नौकाएं चला सकते हैं। और चलाते कितने हैं एग्जैक्ट, मात्र 2000 किलोमीटर। अर्थात यदि मैं इस पूरे सिनेरियो की बात करूं बच्चों, तो यहां आंतरिक जल परिवहन की असीम संभावनाएं व्याप्त है। तो हम यदि इन पर काम करें, यदि हम इन पर और ज़्यादा सुविधाएं विकसित कर पाएँ, तो यह और भी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में बच्चों आ सकता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद देखते हैं, इसके अतिरिक्त देश में 4300 किलोमीटर नौगम्य नहरें भी हैं, जिनमें से केवल 900 किलोमीटर लंबे नहर मार्ग को ही यंत्रीकृत जलपोतों के द्वारा नौगम्य किया गया है। 4300 किलोमीटर में से मात्र बच्चों कितना, 900 किलोमीटर। 4300 किलोमीटर बच्चों नहरें किस प्रकार की है, नौगम्य है, अर्थात वहां पर नावें चलाई जा सकती है। लेकिन होता कितना है वास्तव में, 900 किलोमीटर। तो इतनी संभावनाएं हमारे नहरों में भी है और नदियों में भी है। अर्थात दोनों की यदि मैं बात करूं बच्चों, तो आंतरिक जल परिवहन की हमारे भारत में असीम संभावनाएं व्याप्त है। ठीक है, इसके बाद देखता हूं देश के सर्वाधिक आंतरिक जलमार्ग कौन कौन से राज्यों में है। उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश, असम, केरल, बिहार और उड़ीसा। बच्चों इन राज्यों में हम देख सकते हैं कि सर्वाधिक आंतरिक जलमार्ग किया जाता है। और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो यहाँ नदियाँ, विशेष रूप से भारत में नदियों की इंपोर्टेंस ज़्यादा है आंतरिक जल परिवहन के अंतर्गत, लेकिन नहरें भी अपना विशेष योगदान देती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं जल मार्ग के लिए 27 अक्टूबर 1986 को, बच्चों डेट कब है, 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। यह भारत में इनलैंड वाटरवे, अर्थात भारत के देश के अंदर आंतरिक जो जल परिवहन होगा उसके लिए यह संस्था का गठन किया गया था। और यही इसी संस्था के द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों का निर्माण किया जाता है, उनका परिचालन किया जाता है। ठीक है, उनके रखरखाव का काम किया जाता है। ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016, हाल ही की बात है बच्चों, 2016 के अनुसार भारत सरकार ने 111, बच्चों यहां पर देखने वाली बात है कि 111 आंतरिक जलमार्ग अधिसूचित किए हैं। कितने किए हैं, 111 आंतरिक जलमार्ग अधिसूचित किए हैं। और उनमें से 106 बच्चों 106 राष्ट्रीय जलमार्गों का निर्माण किया जा रहा है, जो कि 20,275.5 किलोमीटर लंबाई में है। बच्चों ये बहुत बड़ी संख्या है कि 111 आंतरिक जलमार्ग अधिसूचित किए गए हैं, अर्थात उनमें संभावनाएं तलाशी गई है कि हम किस प्रकार से इनका विकास कर सकते हैं। और बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने 106, ये बहुत बड़ी संख्या है बच्चों, 106 जो राष्ट्रीय जलमार्ग है उनका निर्माण प्रारंभ भी कर दिया गया है। और इनकी लंबाई कितनी होगी, 20,275.5 किलोमीटर। बच्चों इनकी लंबाई इतनी होगी और इस लंबाई के साथ में ही भविष्य में भारत आंतरिक जल परिवहन के मामले में बहुत आगे की ओर सोचने वाला देश हो गया है। और आंतरिक जल परिवहन के अंतर्गत हम भारी विकास की अवस्था में आ चुके हैं, क्योंकि बच्चों 106 राष्ट्रीय जलमार्गों का निर्माण स्टार्ट कर दिया गया है। प्रमुख 6 कार्यरत राष्ट्रीय जलमार्ग निम्न है। जो प्रमुख 6 है जो अपने कार्यरत
अवस्था में, अच्छा अर्थात उन पर काम हो चुका है और वो लगातार रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। ठीक है, वो कौन कौन से, आइए बच्चों देखते हैं एक बार। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जलमार्ग NW1, नेशनल वाटरवे नंबर 1, यह है गंगा में हल्दिया से इलाहाबाद तक। बच्चों हम जानते हैं इलाहाबाद का जो नया नाम है वो क्या है, प्रयागराज। तो गंगा नदी में हल्दिया, हल्दिया कौन से राज्य में है, पश्चिम बंगाल राज्य में है। तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हल्दिया से लेकर के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित प्रयागराज या उसका पुराना नाम इलाहाबाद तक जो राष्ट्रीय जलमार्ग है उसे कहा गया है NW1, नेशनल वाटरवे नंबर 1। ठीक है, और इसकी लंबाई है बच्चों 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये गंगा, भागीरथी और हुगली नदी पर स्थित है। हालांकि बच्चों भागीरथी और हुगली नदी गंगा की ही सहायक नदियां है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गंगा नदी में NW1 हल्दिया से प्रयागराज 1620 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है NW2। NW2 के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी में, कौन सी नदी में बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी में धुबरी से लेकर के सादिया तक 891 किलोमीटर लंबा NW2 है। मैं आगे मानचित्र में आपको सभी की स्थिति बताऊंगा बच्चों, तो यहाँ पर केवल देख लीजिए कि NW2 है ब्रह्मपुत्र नदी में धुबरी से लेकर के सादिया तक 891 किलोमीटर। NW3 है बच्चों कोल्लम कोझिकोड में पश्चिमी तट नहर, चंपाकारा नहर और उद्योग मंडल नहर, 365 किलोमीटर। बच्चों पश्चिमी तट नहर, चंपाकारा नहर और उद्योग मंडल नहर कोल्लम कोझिकोड में। ठीक है, यह है NW3 है। इसके बाद है बच्चों चौथा NW4, काकीनाडा से पुडुचेरी बकिंगम नहर 1095। तो बच्चों यह है गंगा नदी में, यह ब्रह्मपुत्र नदी में, और तीसरा NW3 है वो केरल में स्थित है। केरल में कई अनेक नहरों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। वहीं बच्चों NW4 है वो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में बकिंगम नहर के द्वारा काकीनाडा से पुडुचेरी। ठीक है बच्चों, वहाँ पर 1095 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद देखते हैं 5 NW5 पूर्वी तटीय नहर प्रणाली ब्राह्मणी तथा महानदी डेल्टा क्षेत्र में। बच्चों यह है ब्राह्मणी नदी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में है, 623 किलोमीटर लंबी। ठीक है बच्चों, और लास्ट है भंगा से लखीपुर बराक नदी में 121 किलोमीटर। जो बराक नदी है बच्चों पूर्वोत्तर भारत में, उसमें भंगा से लेकर के लखीपुर असम में स्थित। ठीक है, तो यहाँ पर है NW6। इस प्रकार से बच्चों 6 मुख्य NW या राष्ट्रीय जलमार्ग हमने बताए यहाँ पर। आइए इनकी स्थिति हम मानचित्र में देख लेते हैं कि किस प्रकार से इनकी स्थिति है। ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, बच्चों ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं यहां बच्चों इलाहाबाद या फिर जिसका नया नाम है प्रयागराज, यहाँ से लेकर के बच्चों यहाँ तक, इस प्रकार से यह जो नेशनल वाटरवे नंबर 1 है वो हल्दिया से लेकर के प्रयागराज तक NW1 है। तो NW1 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ प्रयागराज और यहाँ हल्दिया। ठीक है बच्चों, तो हल्दिया से लेकर के प्रयागराज तक NW1 है। इसके पश्चात बच्चों देखते हैं NW2 यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी में हम देखने को मिल रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से लेकर के धुबरी तक, सदिया से धुबरी तक असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर NW2 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से नेशनल वाटरवे नंबर 3, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 केरल में स्थित उद्योग मंडल नहर, पश्चिमी तट नहर, चंपाकारा नहर आदि नहरों के द्वारा निर्मित है बच्चों। ये केरल में स्थित है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 4 है काकीनाडा नहर, ठीक है, बकिंगम नहर। इस प्रकार से यह जो
ये वाला जो क्षेत्र है बच्चों, काकीनाडा से पुडुचेरी तक, काकीनाडा से पुडुचेरी तक विभिन्न नहरों के द्वारा, विभिन्न नहरों के वाहिकाओं के द्वारा यह निर्मित है। इसका नाम है बच्चों राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। उसी प्रकार से बच्चों राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 है ब्राह्मणी नदी और महानदी तट, ये इसके डेल्टा में स्थित है। ठीक है, महानदी और ब्राह्मणी नदी के डेल्टा में स्थित ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 स्थित है। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ बराक नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 है। इस प्रकार से बच्चों ये 6 राष्ट्रीय जलमार्ग है और जो कि कैसे हैं, कार्यरत अवस्था में है। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था बच्चों 106 राष्ट्रीय जलमार्गों का निर्माण किया जा रहा है। और कितने अधिसूचित किए हैं बच्चों, 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को भारत सरकार ने 2016 के एक्ट के अनुसार अधिसूचित किए हैं और उन पे से 106 पर कार्य चल रहा है और 6 ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो बच्चों आज़ादी से आज तक हम मात्र केवल 6 राष्ट्रीय जलमार्गों का निर्माण ही कर पाए, लेकिन वर्तमान में इसमें भारी संख्या में हम इस पर प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं इसके पश्चात कि आंतरिक जल परिवहन के विकास में बाधाएं कौन कौन सी है। आंतरिक जल परिवहन के विकास में कौन कौन सी बाधाएं हैं जिसके कारण से हमें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पहला है बच्चों नदियों का मौसमी होना। हम जानते हैं बच्चों कि भारत में अधिकांश जो नदियां हैं वो मौसमी है। यदि मैं हिमालय से निकलने वाली नदियों को छोड़ दूं, ठीक है, कुछ हिमालय से निकलने वाली जो नदी है जो 12 मासी जो बहती है उनको मैं छोड़ दूं, तो भारत की अधिकांश जो नदियां हैं वो मानसून, जब यहाँ पर वर्षा होती है मानसून के समय, तब ही उनमें पानी आ पाता है। तो नदियां कैसी है बच्चों, मौसमी है, अर्थात केवल मानसून के मौसम में ही नदियों में पानी आता है, बाकी दूसरे मौसम में उनमें पानी नहीं आता है। यदि मैं कुछ नदियों को छोड़ दूं तो, बाकी कुछ नदियों में बच्चों पानी 12 माह आता है। ठीक है, जल स्तर में परिवर्तन, जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ नदियों को छोड़ दूं तो अधिकांश नदियां भारत में कैसी है, मौसमी नदियां है। तो उसी तरीके से जो नदियां 12 मासी है उनमें भी बच्चों क्या होता है, जल स्तर में परिवर्तन आता है। जैसे वर्षा का जो काल होता है उसमें जल स्तर ऊंचा हो जाता है, और जबकि वर्षा का काल नहीं होता, शुष्क जो काल होता है उसमें स्तर कैसा हो जाता है, नीचा हो जाता है। इस कारण से वहाँ जलयानों को चलाने में, नौकाओं को चलाने में समस्या सामना करना पड़ता है बच्चों। तीसरा है यहाँ की कुछ नदियों में जलप्रपात भी पाया जाता है, और जलप्रपात जहाँ पर होता है बच्चों वहाँ नौकाएं नहीं चलाई जा सकती, यह हमें पता है। तो जलप्रपात की स्थिति होने के कारण भी यहाँ पर समस्या आती है। अगला है अवसाद की अधिकता। बच्चों अवसाद की अधिकता देखते हैं, विशेष रूप से पूर्वी तट पर, भारत का जो पूर्वी तट है बच्चों, तो पूर्वी तट पर अवसाद की अधिकता अधिक देखी गई है। ठीक है, इस वजह से आंतरिक जल परिवहन में अवसाद एक भारी रुकावट का काम करता है। सदावाहिनी नदियों से सिंचाई की नहरें निकालने से जल की कमी आ जाती है। जो सदावाहिनी जो नदियाँ है, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ही नदी सदावाहिनी है, 12 मासी है, तो उन सदावाहिनी नदियों को भी बच्चों नहरों के द्वारा सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए जब उससे नहरें निकाल देते हैं तो वो उस जल स्तर में भी कमी आ जाती है, उस नदी में भी पानी की कमी आ जाती है। तो इस वजह से भी यहाँ पर आंतरिक जल परिवहन की समस्या देखी गई है। और अगला है तटीय क्षेत्र की नदियों का लवणीय होना। जो तटीय क्षेत्र की जो नदियाँ है बच्चों वो कैसी है, लवणीय है, इस वजह से भी यहाँ पर समस्या देखी गई है आंतरिक जल परिवहन में। ठीक है बच्चों, तो हमने ये देखी कि आंतरिक जल परिवहन के विकास में कौन कौन सी बाधाएं हैं। अब आंतरिक जल परिवहन के लाभ कौन कौन से हैं, हम ये देखेंगे बच्चों कि आंतरिक जल परिवहन के लाभ कौन कौन से हैं। तो सबसे सस्ता परिवहन है, हम जानते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की सड़क, रेल, पटरिया आदि, हवाई जहाज, ठीक है, हवाई अड्डे, किसी भी प्रकार की निर्माण की आवश्यकता नहीं होती, और जब निर्माण ही नहीं होगा बच्चों तो उनका रखरखाव हम क्यों करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ देखा गया है कि जो ये परिवहन है कैसा है, सस्ता है, केवल नौकाओं का खर्चा होता है और इसके अलावा उसमें खर्चा नहीं होता लगभग। ठीक है,
अन्य साधनों की तरह रख रखाव पर खर्चा नहीं होगा। जो दूसरे प्रकार के साधन हैं, जैसे वायुयान यदि बच्चों होता है तो वायुयान के रख रखाव में भारी खर्चा देखा जाता है। जो रेल है उसके रख रखाव में, जो बस है उसके रख रखाव में तो भारी खर्चा देखा गया है। उसी प्रकार से पाइपलाइन के रख रखाव में भी और सुरक्षा में भी भारी खर्चा देखा गया है। लेकिन बच्चों जल परिवहन, आंतरिक जल परिवहन की यदि मैं बात करूं तो यहाँ ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। अपेक्षाकृत जो खर्चा है बच्चों वो कैसा होता है, कम होता है। ऊर्जा की बचत होती है, ठीक है बच्चों, क्योंकि अधिक मात्रा में जहां हम दूसरे जो परिवहन के साधन है वहां ऊर्जा के साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, ठीक है, या विद्युत है, तो उस प्रकार के ऊर्जा के साधनों का दूसरे तरीके के परिवहनों में उपयोग किया जाता है। लेकिन बच्चों जल परिवहन में इस प्रकार की ऊर्जा का भारी बचत हो जाती है। भारी सामान के लिए उपयुक्त है, यह जल परिवहन भारी सामान के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। वहीं बच्चों सड़क के द्वारा हम भारी सामान नहीं ले जा सकते, रेल परिवहन की भी एक सीमा होती है। उसी प्रकार से वायु परिवहन में भी भारी सामान नहीं ले जा सकते, लेकिन जल परिवहन के द्वारा बच्चों हम भारी सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। वर्षा काल में पूर्वोत्तर भारत में सड़कें, रेल मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। इस वजह से पूर्वोत्तर क्षेत्र में बच्चों जब वर्षा काल होता है तो वहां सड़कें और रेल मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इस वजह से उन क्षेत्रों में जल परिवहन अच्छा साधन हो सकता है, ठीक है, और जल परिवहन में प्रदूषण कम होता है, ठीक है बच्चों। दूसरे प्रकार के परिवहन में प्रदूषण ज़्यादा होता है, जबकि जल परिवहन में प्रदूषण न्यूनतम होता है, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं महासागरीय जल परिवहन। महासागरीय जल परिवहन में देखते हैं बच्चों कि हम एक देश से दूसरे देश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा या फिर एक देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए महासागरों का या सागरों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं महासागरीय जल परिवहन। समुद्र अथवा नदी के किनारों पर स्थित वह नगर जिसमें एक पोताश्रय होता है, जहां जहाजों से माल उतारने तथा चढ़ाने की सुविधा होती है, बंदरगाह कहलाता है। तो बच्चों बंदरगाह क्या होता है, जिस प्रकार से वायु परिवहन में हवाई अड्डे होते हैं, सड़क परिवहन में बस स्टैंड होते हैं, रेल परिवहन में रेल स्टेशन होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से महासागरीय जल परिवहन में जहाज़ों के आने के लिए, रुकने के लिए, माल उतारने के लिए और माल चढ़ाने के लिए जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है पत्तन, ठीक है, इंग्लिश में इसे पोर्ट कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो बंदरगाह या पत्तन या पोर्ट उसे कहते हैं। तो ये कहाँ होते हैं, समुद्र के किनारे हो सकते हैं या नदी के मुहाने पर हो सकते हैं, जिसमें एक पोताश्रय होता है जहां जहाजों से माल उतारने तथा चढ़ाने की सुविधा होती है, ठीक है बच्चों। भारत की 7,517 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा है। कितनी रेखा है बच्चों, 7,517 किलोमीटर। वह 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक समुद्री आर्थिक क्षेत्र है, ठीक है, ठीक है बच्चों। समुद्री आर्थिक जो जोन है वो है 20 लाख वर्ग किलोमीटर। ये समुद्री आर्थिक क्षेत्र क्या होता है बच्चों, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अर्थात वह क्षेत्र जो देश के आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति का क्षेत्र होता है समुद्र के अंदर। समुद्र में आगे तक कि देश कितना आर्थिक संसाधनों का प्रयोग कर सकता है समुद्र के अंदर, वो जो क्षेत्र होता है वो EEZ कहलाता है, समुद्री आर्थिक क्षेत्र। वो भारत के पास कितना है बच्चों, 20 लाख वर्ग किलोमीटर का। तो 7,517 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा और 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक समुद्री आर्थिक जो क्षेत्र है बच्चों वो भारत के पास है। और इतनी लंबी तट रेखा और इतना बड़ा आर्थिक समुद्री क्षेत्र भारत में होने के कारण सामुद्रिक या महासागरीय जो जल परिवहन है उसकी संभावनाएं भारत के पास ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर कि महासागरीय जल परिवहन। इसके बाद देखते हैं कि देश का लगभग 95% या मूल्य स्तर पर मैं बात करूँ तो 70% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। तो समुद्री मार्ग से जो व्यापार होता है बच्चों वो 95% व्यापार जो भारत का है वो समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। 13 बड़े बंदरगाह द्वारा कुल समुद्री व्यापार का 76% पूरा किया जाता है। देश में 200 मध्यम एवं छोटे बंदरगाह स्थित है। भारत में बच्चों
13 बंदरगाह बड़े हैं और 200 बंदरगाह क्या है, छोटे और मझोले हैं। जो बड़े बंदरगाह होते हैं बच्चों, उनका संचालन और निर्माण कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। वही छोटे और जो मझोले बंदरगाह होते हैं वो राज्य स्तर पर होते हैं, राज्य सरकार के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है बच्चों। और बंदरगाह का संलग्न क्षेत्र, बंदरगाह का संलग्न क्षेत्र जो इसकी सेवा करता है तथा इससे सेवा प्राप्त करता है, बंदरगाह का पश्च प्रदेश या हिंटरलैंड कहलाता है। बंदरगाह का पश्च प्रदेश या बंदरगाह के पीछे का वह जमीन, वह स्थल जो कि उस बंदरगाह से सेवा प्राप्त करता है अथवा उसको सेवा प्रदान करता है। ठीक है, जहां से विदेशों से आया हुआ माल वितरण होता है या फिर स्थान का, वह उस स्थान का माल उस बंदरगाह पर इकट्ठा होकर के विदेश में चला जाता है, उसे क्या कहते हैं, पश्चिम प्रदेश या हिंटरलैंड कहते हैं। मैं आगे मानचित्र में इसके बारे में बताता हूं बच्चों। भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं बच्चों? मुंबई, भारत का सर्वाधिक सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो कौन सा है, मुंबई। जवाहरलाल नेहरू पोताश्रय, कांडला, न्यू मैंगलोर, कोलकाता, पारादीप, चेन्नई, तूतीकोरन, मरमागांव, कोच्चि, हल्दिया, विशाखापट्टनम और एन्नोर। ठीक है बच्चों, ये हमारे प्रमुख बंदरगाह स्थित है। तो बच्चों मानचित्र में देख लेते हैं कि कौन कौन से बंदरगाह कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी अवस्था में है। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कांडला बंदरगाह। अब ये कांडला जो बंदरगाह है बच्चों, इसका निर्माण आज़ादी के बाद किया गया था, क्योंकि बच्चों आज़ादी के समय हमने देखा था कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र का निर्माण हुआ था और उस राष्ट्र के निर्माण के पश्चात यहाँ पर कराची जो बंदरगाह पाकिस्तान में था और इधर चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित था। तो ये दोनों बंदरगाह पूर्व और पश्चिम में भारत से अलग हो गए। इस वजह से बच्चों पश्चिम में और पूर्व में इन बंदरगाहों को अलग होने के कारण इनसे प्राप्त होने वाली जो सुविधा थी वो हमसे कम हो गई और इनके प्रतिस्थापन में हमने दूसरे बंदरगाहों का विकास करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी कारण से बच्चों कराची जो बंदरगाह था वो हमसे अलग होने के कारण हमने इस क्षेत्र को, भारत का उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है, विशेष रूप से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, जम्मू कश्मीर, इस क्षेत्र को बच्चों सेवा प्रदान करने के लिए हमने कांडला बंदरगाह, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है, गुजरात में स्थित कांडला बंदरगाह का विकास किया। बच्चों ये कांडला बंदरगाह है बाद में चल करके पेट्रोलियम और उससे संबंधित जो उत्पाद है उसके मामले में बहुत बड़ा हब साबित हुआ, अर्थात बहुत बड़ा क्षेत्र बना पेट्रोलियम और उससे संबंधित उत्पादों के बारे में। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे इस बारे में। तो पहला जो बंदरगाह हम बात कर रहे हैं वो कांडला बंदरगाह है और कांडला बंदरगाह इस पूरे क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, इस पूरे क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है कांडला बंदरगाह। बच्चों यहाँ पर जो कोई क्षेत्र सेवा प्रदान कर रहा है इसका मतलब ये कतई नहीं है कि केवल उसी क्षेत्र को वो सेवा प्रदान करेगा, इसके पास वाले क्षेत्र को नहीं करेगा। इसका मतलब यह होता है बच्चों, क्योंकि इसके सर्वाधिक जो नज़दीक है, सर्वाधिक जो पास में है वो कौन सा बंदरगाह होगा, वो कांडला बंदरगाह होगा। इस वजह से वो क्षेत्र कांडला बंदरगाह से सेवा प्राप्त करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस बात को बिल्कुल ना माने कि ये पर्टिकुलर कोई सीमा बन गई, कोई बाउंड्री बन गई कि इस सीमा से पार नहीं जा सकता, यह बिल्कुल भी नहीं है। जो नज़दीक पड़ेगा, जो बंदरगाह जिसके नज़दीक होता है वो उस क्षेत्र की सेवा करता है। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों दूसरा है मुंबई। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और बच्चों इसके नज़दीक ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जो कि मुंबई बंदरगाह का जो दबाव था उसको कम करने के लिए बनाया गया था। तो दूसरे पर है मुंबई और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये दोनों अलग अलग बंदरगाह हैं। ठीक है, और इसका जो सेवा क्षेत्र है वो इस प्रकार का है, यहाँ इस प्रकार के क्षेत्र में यह सेवा देता है। तीसरा है बच्चों गोवा में स्थित मरमागांव। गोवा में मरमागांव नामक जो बंदरगाह है वो इस क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। अगला है बच्चों न्यू मैंगलोर, कर्नाटक में। कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में न्यू मैंगलोर जो है वो इस क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। अगला है कोच्चि, केरल राज्य में कोच्चि है वो इस क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है बच्चों। और भारत के सबसे दक्षिणतम हिस्से में, भारत के सबसे दक्षिणतम जो बंदरगाह है वो है तूतीकोरन।
ये तूतीकोरन यहाँ पर बच्चों, और यह इस क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। अगला है बच्चों चेन्नई, ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह भी है, ठीक है। तो यह इस क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। बच्चों चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए इसके नज़दीकी एन्नोर बंदरगाह का निर्माण भी किया गया था। और इसके पश्चात बच्चों 8वें नंबर पर विशाखापट्टनम, जो इस इतने बड़े क्षेत्र को अपनी सेवा देता है बच्चों। इसके पश्चात पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह का निर्माण बच्चों लौह अयस्क के निर्यात के लिए किया गया था। पारादीप बंदरगाह हम जानते हैं कि ये उड़ीसा में है, और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, इसके अलावा झारखंड, इन क्षेत्रों में लौह अयस्क की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, और उसके निर्यात के लिए हमने पारादीप बंदरगाह का विकास किया थी, ठीक है बच्चों। और उसके बाद लास्ट है कोलकाता, और कोलकाता के पास में ही हल्दिया, ये दोनों बिल्कुल पास पास में है, हल्दिया और कोलकाता, ठीक है बच्चों। कोलकाता बच्चों 1912 तक भारत की राजधानी भी थी, भारत की राजधानी 1912 तक कोलकाता थी। तो एक तो भारत की राजधानी होने के कारण तात्कालिक समय में, अंग्रेजों के समय में, साथ ही इस पूरे क्षेत्र को अपनी सेवा प्रदान करने के लिए कोलकाता बंदरगाह का विकास अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि अंग्रेजों ने भारत का विकास या बंदरगाह का विकास क्यों किया था। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप कि उन्होंने जो विकास किया था बंदरगाह का, विशेष रूप से कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, बच्चों ये प्रमुख जो बंदरगाह का उन्होंने निर्माण किया वो अपने निज स्वार्थ के लिए किया था। भारत के आंतरिक हिस्से में से बच्चों, भारत के आंतरिक हिस्सों में से वो कच्चा माल लेकर के भारत के विभिन्न जो बंदरगाह है वहाँ ले जा करके दूसरे देशों में निर्यात कर देते थे, और दूसरे देशों से तैयार जो माल था वो इन बंदरगाहों पर ला करके भारत के आंतरिक हिस्सों में पहुँचा दिया करते थे। इस तरीके से वो भारत का आर्थिक शोषण करते थे, और भारत में भरपूर उन्होंने भारत को लूटा। तो उसके लूट का कारण बने यह बंदरगाह, और आंतरिक हिस्सों में जो उन्होंने रेल का विकास किया था, आंतरिक हिस्सों में जो उन्होंने बच्चों रेल का विकास किया था उनको जोड़ दिया था किससे, बंदरगाहों से। तो आंतरिक हिस्सों में रेल का विकास कर लिया, और उन रेल का विकास कहाँ तक किया, विभिन्न बंदरगाह तक, और बंदरगाहों के द्वारा वो अपने देश में या दूसरे देशों में व्यापार करते थे भारत के माल का। तो भारत से कच्चा माल ले जाते थे और तैयार माल को भारत में बेच देते थे। इस तरीके से उन्होंने भारत के जो संसाधन थे उनको भरपूर तरीके से लूटा था। उसके पश्चात देखते हैं बच्चों भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड। भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड ऐसी संस्था है, ऐसा उपक्रम है भारत सरकार का जो कि भारत में जहाज़ों का निर्माण करती है, ठीक है, सरकारी उपक्रम है, भारत में जहाज़ों का निर्माण करती है। तो देश की सबसे बड़ी जहाज रानी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से बदल करके पब्लिक लिमिटेड कर दिया गया था, ठीक है, अर्थात यह सरकारी कंपनी के रूप में काम करती है बच्चों। कंपनी को भारत सरकार ने 24 फरवरी 2000 को मिनी रत्न की उपाधि दी गई थी। कंपनी की देश में कुल भार वहन क्षमता 3.5% है, ठीक है बच्चों। वर्तमान में कंपनी के पास बेड़े में 84 पोत है। तो ये मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है बच्चों। कब दिया गया था इसका खिताब, सन 2000 में, ठीक है। और इस प्रकार से इसके पास 84 पोत है। इस प्रकार से बच्चों आज हमने जल परिवहन के बारे में पढ़ा। बच्चों अगली क्लास में हम वायु परिवहन और संचार पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।